नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड स्थित एक गुरुद्वारे में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होने वाले पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई। आपको बता दें कि 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और दरबार साहिब में मत्था टेकने के लिए देश विदेशों से हजारों तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में रोपवे बन जाने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष भी हेमकुंड साहिब यात्रा के कुशल संचालन हेतु जहां एक और गोविंद घाट में बैली ब्रिज का निर्माण किया गया है, जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि बहुत जल्द हम वहां पर डीपीआर बन चुकी है और स्थायी ब्रिज का निर्माण भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इस बार सच में मैं देख रहा था, जब ये बोल रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अश्रुधारा इनके आंखों के अंदर थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण में किया हुआ था। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत वहापों में थे उस दिन जब इनका मुझे फोन आया था और बोले कि इस बार यात्रा कैसे होगी, पुल गिर गया है। मैंने कहा जो भी यात्रा में आता है या गुरु घर में आता है या यहाँ हम लोग प्रत्येक वर्ष इस यात्रा के संचालन में मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय यहाँ पहुंचते हैं, तो सच में आप सब लोग बुलाते हैं हमको, आप केवल माध्यम बनते हैं। असली अगर इच्छा होती है तो गुरु घर की इच्छा होती है, गुरु की कृपा होती है, इसीलिए हम सब यहाँ पहुंचते हैं। और मैंने तब भी मन में सोचा था, जब बिंद्रा जी वहापो में थे, परेशानी में थे, इनके मन में संशय था, तो गुरु घर की कृपा होगी और ये बैली ब्रिज का निर्माण हो जाएगा और सारे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी। और गुरु घर की कृपा हुई और यात्रा प्रारंभ हो रही है। 25 तारीख को कपाट खुल रहे हैं, हमारे सभी श्रद्धालु जाएंगे। आने वाले समय में रोपवे बन जाएगा और आसान हो जाएगा। हमारा पूरा पक्का ब्रिज बन जाएगा जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी वो ब्रिज भी बने। वैसे वहां पर काम करना बड़ा कठिन होता है, चाहे हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब का रास्ता हो या हमारा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा हो, दोनों ही यात्रा अत्यधिक कठिन है। क्योंकि 6 महीने यात्रा जब बंद हो जाती है तो उस समय बर्फबारी होती है, बहुत ठंड हो जाती है, -डिग्री तापमान हो जाता है, उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी हम उसको करें। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए पुलना से लेकर हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ पर रेलिंग और साइन बोर्ड भी इस बार लगाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव अटलाकोटी में मेडिकल रिलीफ पोस्ट की स्थापना भी की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही श्री हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति और गर्म पानी की मशीनों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, हेल्प डेस्क केंद्रों की स्थापना की है, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर सटीक जानकारी और आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। इस वर्ष अभी तक 60,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब यात्रा हेतु पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा भी हमारी पूरे जोर पर इस समय चल रही है और अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले 21 दिनों में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र की भांति श्री हेमकुंड साहिब का क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस वर्ष भी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को प्लास्टिक मुक्त यात्रा बनाने का संकल्प लिया है। और मैं आज इस अवसर पर सभी देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं से, दर्शनार्थ करने वाले लोगों से,
चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा आने वाले लोगों से, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो यात्रा के हमारे नियम हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो हमें यात्रा करने के पश्चात प्राप्त होते हैं, पुण्य के हम भागी बनते हैं, तो जो यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का हम अवश्य पालन करें। हमने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कूड़ेदान स्थापित करने के साथ ही सभी यात्री वाहनों के लिए ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने वाहन के भीतर कूड़ादान की व्यवस्था रखें, जिससे जगह जगह कचरा नहीं फैलेगा और हमारी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहेगा। मैं श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प में वो सहभागी बने। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है, उसकी रक्षा करना और भक्ति का ही सच बताऊं तो एक रूप है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ जहां एक ओर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर काम कर रही है, वहीं देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, राज्य की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी प्रतिबद्ध होकर निरंतर काम कर रही है। हमने प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताएं हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रदेश के अंदर सख्त दंगारोधी कानून और सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा धर्मांतरण से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी बात कही। वहीं सीएम ने कहा कि सत्यापन अभियान लगातार जारी रखा जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में बीजेपी ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, अगर उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती तो मीडिया ही पार्टी पर सवाल खड़े कर देती। इसीलिए अब जल्द ही उत्तराखंड में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। सब कार्य रूटीन के अंदर हैं। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है। जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते। इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालकर भारतीय सेना के सम्मान में उनका उत्साह बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बात बताते हुए पाकिस्तान सेना से लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य करते हुए देश का भी गौरव बचाया है और हमारी माता बहनों को जो सिंदूर उजाड़ा गया था उसमें पाकिस्तान का सीधा साधा हाथ दिखाई दिया। साथ ही जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, इसीलिए पूरी जनता उन्हें सल्यूट कर रही है। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है, हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था
जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी, मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। देहरादून में राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास ने अब्रेज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा में अधूरे कार्यों को लेकर अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के अफसर जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे हैं, जिस पर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि बीजेपी विधायक का कहना बिल्कुल सही है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अफसर सुन ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई घोषणा करते हैं तो उस घोषणा का पता नहीं चलता कि ये घोषणा का क्या हुआ। विधायक ने तो बोला है, यहाँ पे खुलेआम बोला है कि अफसरशाही नहीं सुन रही है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? और सत्ताधारी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, अगर विपक्ष की बात करें तो उनकी तो सुन ही नहीं रहे हैं लोग। अगर इनके मंत्रियों की, विधायकों की भी नहीं सुन रहे तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही पूरे इसमें प्रदेश में हावी हो चुकी है, जिसका परिणाम ये हो रहा कि यहाँ पे जो विकास की जो योजनाएं हैं वो अधर में लटकी पड़ी हुई हैं। जो कांग्रेस के समय पे विकास हुआ था उसके बाद प्रदेश के अंदर कोई विकास ही दिख नहीं रहा है, सिर्फ फाइलों में, और मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं और मंत्री जो घोषणा करते हैं वो घोषणा तक सिर्फ सीमित रह जाता है। इसलिए आज प्रदेश के अंदर अफसरशाही बिल्कुल हावी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही है और जो विकास है कोसों दूर हो चुका है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस ने राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कहते हैं, लेकिन सच यह है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर चुकी है और अस्पतालों में ना तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और ना ही वहां बुनियादी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि विगत दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सीमांत गांव गूंजी गए, लेकिन उनके इस दौरे से राज्य को कोई भी लाभ नहीं हुआ और उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की। पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जी को उस अस्पताल में जाना चाहिए था, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले के सरकारी अस्पताल में, जहां टॉर्च जला करके बस के घायलों का इलाज करना पड़ा। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जिस प्रकार से जर्जर हुई हैं धन सिंह रावत के कार्यकाल में, ये एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में वो रोज घोषणा करते हैं, साहब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और तमाम हम पूरे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर भेजेंगे। अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में लाइट और जनरेटर ठीक नहीं था। धन सिंह रावत जी के टाइम पर एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जनपदों के अस्पतालों में। आप विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल जर्जर है, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी हो रखी हैं। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता। आप गुंजी चले गए, प्रतीकात्मक रूप से आप एक गांव में चले गए, आपने बड़ी बड़ी बात कर दी, घोषणाएं कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर है। पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है, जिसके चलते उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने कहा कि एक देश और एक चुनाव पूरे देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग समय में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये एक जटिल सवाल है जिसके चलते बहुत सी चीजें प्रभावित होगी। से जो एक देश एक चुनाव वाली प्रणाली को लागू करने की बात करी जा रही है पूरे देश में, ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी हमारे लिए।
जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है कि जब बार बार अनेकों प्रकार के चुनाव होते हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे सांसदों के चुनाव हो, इन सब में बार बार जो विकास की धरा पे चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम सर्वोपरि दिशा में आगे बढ़ रही है और कार्य कर रही है। तो इस दौरान बार बार जब आचार संहिता लगती है तो उस तरीके से काम को रोक दिया जाता है, क्योंकि उस समय कोई सरकारी कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन जब एक देश और एक चुनाव लागू हो जाएगा तो हर चुनाव जब एक साथ होगा तो ये विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। साथ ही साथ जो वित्तीय खर्चे का बोझ हमारा देश उठा रहा है उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी। बार बार चुनाव होने से जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो जब खर्च नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारत देश में और आर्थिकी तौर पर मजबूती आएगी। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। तीनों चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो मतदाता सूचियां हैं वो तीनों चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बने। इस पर जो है चुनाव आयोग को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी जो है पूरे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। अब चुनाव की जो संसदीय समिति बनी है वो अपने सुझाव भारत सरकार को देगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने सुझाव दे दिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में तेज हवा और बारिश का कहर जारी है। वहीं प्रेमनगर क्षेत्र में एक पेड़ गिर गया, जहां पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। इसके अलावा वार्ड नंबर 11 में बिजली न होने से आम जनता भारी परेशानी झेल रही है। वहीं लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर के अलग अलग हिस्सों से पेड़ गिरने की सूचनाएं मिल रही है। साथ ही पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने कहा कि सभी जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता के साथ काम करें और किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतें। भाई आज काफी कुछ नुकसान हो गया है कंडोलिया में। ये हो गया भाई गलती से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।